डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। केसरिया में हुआ बंगाल, श्याम प्रसाद मुखर्जी की जन्मभूमि। बंगाल में पहली बार खिला कमल। 4 मई दीदी गई सच साबित हुई पीएम मोदी की भविष्यवाणी। असम में बीजेपी की हैट्रिक, असम के बागान में फिर खिला कमल। प्रचंड बहुमत के साथ हेमंत बिस्वा शर्मा की सत्ता में वापसी। 23,000 वोटों से हारे कांग्रेस नेता गौरव गोगोई। दक्षिण के चुनावी जंग में तमिलनाडु में टीवीके का विजय तिलक, सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी टीवीके। डीएमके नेता और तमिलनाडु के सीएम स्टालिन चुनाव हारे। केरल में 10 साल बाद कांग्रेस की वापसी, तो वहीं पुडुचेरी में फिर खिला कमल। सीएम सोरेन ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, सरना धर्म के लिए अलग कोड की फिर उठाई मांग। कहा स्वतंत्र भारत में नहीं मिल सकी अलग पहचान। लखनऊ में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में सीएम योगी ने यूपी की आर्थिक स्थिति और प्रशासनिक बदलाव को लेकर किया बड़ा दावा। सीएम योगी ने कहा बीमारू से रेवेन्यू सरप्लस राज्य बना यूपी। सीएम योगी ने सपा और कांग्रेस पर किया हमला। 2017 में सरकार बनने के समय खजाना खाली था, वित्तीय अव्यवस्था चरम पर थी। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रसून। किसका होगा राज तिलक में आपका स्वागत है। मई 2026 के विधानसभा चुनाव के शुरुआती रुझान और एग्जिट पोल के आंकड़े भले ही शुरू में भारतीय मतदाताओं के गले से नीचे नहीं उतर रहे हैं, लेकिन अब राजनीति की तस्वीर साफ हो चुकी है। भारतीय राजनीति के मानचित्र पर एक नई इबारत लिखने लगा गया है। पश्चिम बंगाल, असम, पुडुचेरी में बीजेपी के लिए स्थितियां बेहद अनुकूल दिखाई दे रही हैं, जहां पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने की ओर मजबूती से बढ़ रही है। बंगाल में ममता बनर्जी के लंबे शासन के बाद बीजेपी का स्पष्ट बहुमत प्राप्त करना एक बड़े वैचारिक और राजनीतिक बदलाव का संकेत है, जबकि असम में अपनी नीतियों के दम पर पार्टी सत्ता में लगातार वापसी करती दिख रही है। पुडुचेरी में भी एनडीए गठबंधन ने अपनी पकड़ बनाए रखते हुए स्पष्ट जनादेश की ओर कदम बढ़ा दिया है। दूसरी ओर दक्षिण भारत के चुनावी नतीजे इस बार काफ़ी चौंकाने वाले और ऐतिहासिक रहने की संभावना है। केरल में दशकों से चली आ रही बारी बारी से सत्ता परिवर्तन की परंपरा को कायम करते हुए इस बार कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी यूडीएफ पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करती दिख रही है। लेकिन सबसे बड़ी हलचल तमिलनाडु की राजनीति में देखने को मिल रहा है, जहां से अभिनेता से राजनेता बने थलापति विजय की पार्टी तमिज़गा वेत्री कड़गम यानी टीवीके ने अपने पहले ही चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया है। थलापति विजय ही अब तमिलनाडु के अगले मुख्यमंत्री बनेंगे, यह तय हो चुका है। टीवीके अब बहुमत के बेहद करीब पहुंच चुकी है, जिसने राज्य के पारंपरिक द्रविड़ राजनीति समीकरणों को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया है। संभावित नतीजे क्षेत्रीय आकांक्षाओं और राष्ट्रीय राजनीति के नए संतुलन को परिभाषित करेंगे। आपको बता दें कि बंगाल चुनाव में बीजेपी अब तक 204 सीटों पे बढ़त बना चुकी है। टीएमसी 83 सीटों पे सिमटती हुई दिख रही है। कांग्रेस को 1 सीट, लेफ्ट पार्टी को 2 सीट और अन्य के खाते में 2 सीटें जा रही हैं। तमिलनाडु की बात करें तो 234 सीटों में से टीवीके को 109 सीटें मिल रही हैं, अन्ना द्रमुक को 52 सीटें और डीएमके को 65 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। 7 अन्य के खाते में जाती दिख रही हैं। केरलम की बात करें तो यूडीएफ को 99 सीटें, एलडीएफ को 35 सीटें, एनडीए को 3 सीटें और अन्य के खाते में 3 सीटें जा रही हैं। यानी कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ केरल में सरकार बनाने जा रही है। असम की बात करें तो असम में बीजेपी 102 सीटों पे बढ़त बना चुकी है और उसमें से 54 जीत भी चुकी है। कांग्रेस की बात करें तो वह 21 सीटों पे सिमट चुकी है। अन्य के खाते में 3 सीटें जा रही हैं। पुडुचेरी की बात करें तो 30 में से 30 के नतीजे आ गए हैं। एनडीए के खाते में 17 सीटें जा रही हैं, कांग्रेस के खाते में 6 और अन्य के खाते में 7 सीटें जा रही हैं। ये अभी तक के चुनाव के नतीजे हैं। जी,
इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विजय उपाध्याय जी, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे, अयान मजूमदार जी, टीएमसी प्रवक्ता के तौर पे, और अश्विनी शाही जी, बीजेपी प्रवक्ता के तौर पे। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। विजय उपाध्याय जी, 5 में से 3 राज्यों में बीजेपी भगवा लहरा चुकी है। इस तरह के नतीजों के बाद आपका आकलन क्या है? देखिए, ये नतीजे लगातार मेहनत, कार्यकर्ताओं के से संवाद, कार्यकर्ताओं से जुड़े रहने की कोशिश, जनता के मनोभाव को समझकर अपने चुनावी एजेंडे को सेट करना, और जो बीजेपी की लीडरशिप है, चूंकि बहुत बड़ी लीडरशिप है, बहुत लंबी लीडरशिप है, केंद्र में सरकार है और सब अनुभवी नेता हैं। कोई 3 बार का मुख्यमंत्री था, तब वो प्रधानमंत्री बना, कोई अब वहां सुनील बंसल इंचार्ज थे जिन्होंने उत्तर प्रदेश के बाद आंध्र प्रदेश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उड़ीसा में सरकार बनी और पश्चिम बंगाल में लगातार वो इंचार्ज बने रहे बहुत लंबे समय तक। ऊपर से अमित शाह जी लगे हुए थे। तो ये अगर आप मेहनत करते हैं, जुड़े रहते हैं, और बूथ कमेटी जो टीएमसी की बूथ कमेटी थी, जो पहले सीपीआई सीपीएम की बूथ कमेटी हुआ करती थी, उसके इकोसिस्टम को ब्रेक करके इन्होंने ये जीत हासिल की है। तो ये बहुत बड़ी जीत है और राजनीति फुल टाइम काम है। ये भारतीय लोकतंत्र में बीजेपी, मोदी वाली बीजेपी ने एक नए तरीके की राजनीति शुरू की, जो फुल टाइम राजनीति है, 24x7 की राजनीति है, पूरे साल की राजनीति है। इस राजनीति का ये चलिए ठीक है। अश्विनी शाही जी हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी प्रवक्ता। अश्विनी जी, इस तरह की जीत पे आप क्या कहना चाहेंगे? प्रचंड हिंदुत्व की जीत है, विकास की राजनीति की जीत है, या राष्ट्रीय एकता अखंडता की जीत है? देखिए, हिंदुस्तान में रहने वाले सभी भारतीयों को और हमारे सारे पैनलिस्ट को आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत साधुवाद। बीजेपी की जो प्रचंड जीत हुई, खास करके पश्चिम बंगाल में, अभी विजय जी बता रहे थे कि वहाँ के इंचार्ज और कैसे किसकी मेहनत थी, वहाँ के एक कार्यकर्ताओं की मेहनत है। 2017 के पहले जब माननीय गृह मंत्री जी उत्तर प्रदेश के इंचार्ज हुआ करते थे, उस समय उनका एक बयान याद आता है कि उन्होंने कहा था कि हम लोगों को इसके बाद पश्चिम बंगाल और उड़ीसा और पश्चिम बंगाल जीतना है। उड़ीसा हम लोगों ने जीता, फिर पश्चिम बंगाल जीता। तो ये कार्यकर्ताओं की जीत है, ये मोदी जी के कुशल नेतृत्व और देश में जो विकासोन्मुखी राजनीति की जा रही है उसकी जीत है। और सबसे बड़ी जीत ये है कि वहां के लोगों के अंदर से भय मुक्त समाज बनाने का जो वादा हमने किया है, वो भय निकालकर जो पुलिस बलों की तैनाती इलेक्शन कमीशन ने किया, वहां सीआरपीएफ का, देखिए कितना विरोधी दलों ने उसका हंगामा काटा, लेकिन कोई चुनाव मुझे तो नहीं याद आ रहा है कि रक्त रंजित नहीं हुआ हो इस चुनाव को छोड़कर। चलिए, ये बहुत बड़ी सफलता है चुनाव आयोग की, केंद्र की, राज्य सरकार के प्रशासन की भी, कि निष्पक्ष ढंग से चुनाव हुआ है और कोई भी हत्या जैसी घटनाएं अभी तक सामने नहीं आई हैं। अयान मुखर्जी जी टीएमसी प्रवक्ता हैं। अब इस वक्त आप बीजेपी को बधाई देने के मूड में हैं या अभी भी रिजल्ट का वेट करेंगे? अयान जी। नहीं, मैं बीजेपी को बधाई नहीं दूंगा, मैं इलेक्शन कमीशन को बधाई दूंगा, क्योंकि हमारा जो कॉन्टेस्ट था वो टीएमसी वर्सेस इलेक्शन कमीशन था। क्योंकि पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ा गया है, वो बीजेपी नहीं लड़ा था, वो इलेक्शन कमीशन लड़ा था। और पीछे से इलेक्शन कमीशन के साथ ईडी, सीबीआई से लेके बीएसएफ से लेके केंद्रीय बाहिनी से लेके सब आके लड़े थे, बैग भर भर के पैसा लेके आके लड़े थे। चलिए ठीक है, बीजेपी का जीत हुआ है, मैं बधाई देता हूँ। उम्मीद रखता हूँ कि आने वाले दिन में बंगाल के लोगों के लिए अच्छा काम करेंगे, जो वादा किया है वो निभाएंगे। हम एज ए कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन काम करेंगे। चलिए ठीक है। विजय उपाध्याय जी हमारे साथ मौजूद है। विजय जी, बंगाल में भगवा
जिस तरीके से लहरा रहा है, इसकी उम्मीद बहुत कम लोगों को थी कि 200 सीटें पार कर जाएगा। लेकिन जिस तरीके से वोटों का बंटवारा हुआ, ध्रुवीकरण हुआ, हिंदू एक तरफ, मुस्लिम एक तरफ, यह भारतीय राजनीति के लिए कैसे दिख रहे हैं इस समीकरण को? जी ये सवाल किससे है? मुझसे? विजय जी, हाँ आपसे। हाँ, नहीं देखिए, ध्रुवीकरण तो संविधान ने कर रखा है। संविधान ने जिस तरीके से अल्पसंख्यकों के लिए अलग व्यवस्था की, समान नागरिक संहिता नहीं लागू की, तो जब आपने बंटवारा कर रखा है कि भाई इनके लिए ये व्यवस्थाएं होंगी, ये कानून होगा, इनका पर्सनल लॉ होगा, आपके लिए ये व्यवस्थाएं होंगी। यहाँ हालात ऐसे हैं कि शिक्षा के अधिकार कानून में 25% सीटें स्कूल में गरीब बच्चों को दी जाती है। अल्पसंख्यक स्कूलों को इससे बाहर रखा गया है, चाहे वो क्रिश्चियन मिशनरीज के स्कूल हो, चाहे वो मुस्लिम माइनॉरिटी के स्कूल हो। तो भेदभाव तो संविधान ने ही कर दिया, तो वो ध्रुवीकरण तो होना ही है। इसलिए ध्रुवीकरण होगा कि आपको पर्सनल लॉ चाहिए, तो जाहिर है कि उसका रिएक्शन होगा। ये जो रिजल्ट पश्चिम बंगाल में आया है, इसके पीछे तो आप समझिए, जमाते इस्लामी ने जिस तरीके से हिंसा की थी बांग्लादेश में, सबसे ज्यादा उसका प्रभाव वेस्ट बंगाल की राजनीति पे पड़ा, और इतना ज्यादा पड़ा कि ध्रुवीकरण हो ही गया। पार्टी बीजेपी ने कोशिश की कि नहीं कि ये अलग विवाद का विषय है, लेकिन ध्रुवीकरण तो बिल्कुल दिख रहा था। आजकल सोशल मीडिया में सारी चीजें सामने आती रहती हैं, और ये पूरा एक इकोसिस्टम के तरीके से काम कर रहा है। सोशल मीडिया पे जो चीजें आ रही हैं, लोग उससे अवेयर हो रहे हैं, हिस्ट्री की तमाम चीजें बाहर निकल के सामने आ रही हैं, तो ये बहुत स्वाभाविक है, इसमें कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। और डेमोक्रेसी में पार्टियां डिवाइड ही करती हैं, डिवाइड एंड रूल पार्टियों का बेसिक कॉन्सेप्ट है। इतनी ज्यादा पार्टियां यहाँ पे, चूंकि मल्टी पार्टी सिस्टम है, हर पार्टी को वोट अपना सेपरेट वोट चाहिए। तो उत्तर प्रदेश में तो जाति के नाम पे पार्टियां बनी हुई हैं कि भाई ये फला जात की पार्टी है, फला जात की पार्टी है। तो जब आपको हर जगह डिवीजन ही करना है, तो डिवीजन का एक बड़ा खांचा ये है कि भाई एक तरफ हिंदू हो जाए, एक तरफ मुसलमान हो जाए, क्योंकि मुस्लिम टैक्टिकल वोटिंग करता रहा पहले, फिर सेपरेट वोटिंग करता है, वो तय कर लेता है कि हमको बीजेपी को हराने के लिए पर्टिकुलर एक पार्टी के साथ जाना है। वो पश्चिम बंगाल में भी दिखा, वहां कांग्रेस 3% वोट पाती है, सीपीआई सीपीएम का सफाया हो, जिसका सबसे बड़ा जनाधार था। तो ये विनय जी, मैनेजिंग एडिटर एपीएन न्यूज हमारे साथ मौजूद हैं। विजय उपाध्याय जी बेहद अहम बात कह रहे हैं कि जिस तरीके का ध्रुवीकरण हुआ, उसमें किसी पार्टी को दोष देना सही नहीं होगा, क्योंकि संविधान में ये व्यवस्था है, जिसके कारण से यह ध्रुवीकरण दिनों दिन और चौड़ा होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और यह ध्रुवीकरण असल में बांग्लादेश में जो चुनाव हुए थे, जिस तरीके से हिंदुओं के खिलाफ हिंसा हुई थी, पूरी दुनिया में हिंसा हो रही, वह जिम्मेदार है। जी नहीं, देखिए, विजय जी का जो कहना है वो जमीनी धरातल की सच्चाई है। आप किसी भी, सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश ही है, जहाँ से विजय जी भी आते हैं और हम लोग की भी नजर रहती। अमूमन देखिए, यहाँ निषाद पार्टी हो, चाहे राजभर हो, चाहे अपना दल हो, चाहे एक समय पीस पार्टी, ये सब अपने पॉकेट के वोट को बांटने के लिए, अपने वोट को सहेजने के लिए खड़ी हुई। तो जहां तक बंगाल की बात है, बंगाल में बस इस बार के चुनाव में थोड़ा सा चेंज देखा गया कि 21 के चुनाव में एक मुश्त माइनॉरिटी वोट चला गया था टीएमसी के साथ। इस बार जो आप देख रहे हैं, 2 सीटें लेफ्ट को, 2 सीटें कांग्रेस को और 2 सीटें अन्य को गई हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो माइनॉरिटी पॉपुलेशन जहां ज्यादा रही है, वहां थोड़ा एक डिवीजन हुआ है। लेकिन ओवरऑल जो सीन क्रिएट किया सभी पार्टियों ने, वो टीएमसी के खिलाफ बोला। चाहे राहुल गांधी गए हो कांग्रेस का प्रचार करने के लिए, उन्होंने भी तो टीएमसी पर ही हमला बोला, क्योंकि जो सत्ता में होता है उसी की आलोचना होती है। तो करते करते उन्होंने ऐसा माहौल बना दिया कि बदलाव की एक बयार चली। लंबे समय तक से लोग चाहते थे बदलाव हो, और जो पैरामिलिट्री फोर्स गई, उसने एक भरोसा दिला दिया वहां के लोगों को कि आप वोट डालने के बाद यहाँ हम टिके हैं, 2 महीने में कहीं नहीं जा रहे हैं, आप पे कोई अत्याचार नहीं करेगा, आप खुल करके जाके मतदान करें। और एक्सिस इंडिया जो पोल करती है संस्था, उसने क्या कहा कि हम 70 से 80% लोग तो मतदान करने के बाद अपनी राय रखने को तैयार नहीं थे। इसलिए उसने तमिलनाडु में तो अपना आकलन रखा, लेकिन बंगाल के मामले में उन्होंने कहा कि जो बेसिक पैरामीटर्स होते हैं सर्वे करने के, वो वहां की जनता बताने को तैयार नहीं है। इसका मतलब डरी हुई थी, तभी इस बात का आकलन लगाया जा रहा था कि मतदाता के मन में डर किसका था। वो डर जाहिर सी बात है कि टीएमसी का था। लेकिन ओवरऑल जो कहा जाए, 15 साल ममता जी ने शासन किया, ग्राउंड लेवल की लीडर थी। और हम तो उस दौर को भी देखें जब रेल मिनिस्टर थी, तब भी एक मारुति जैन से चला करती थी। वो राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के सामने 4थे तल के 3 कमरे के फ्लैट में रहा करती थी। कभी उन्होंने मिनिस्टर वाला बंगला नहीं लिया, एक सादगी थी। लेकिन उनका एक एज फैक्टर भी था। 15 साल सत्ता में रहने के बाद जिस तरह से अभिषेक बनर्जी ने टेक ओवर किया संगठन को, एक उनका वर्चस्व हावी हुआ, उसका एक परिणाम है।
लेकिन इस सच्चाई से कोई इंकार नहीं कर सकता है कि अलग अलग समुदाय, अलग अलग दलगत भावनाओं बटे हुए, जो विजय जी कहना चाह रहे हैं। विजय जी, एक सवाल और है आपके लिए कि जिस तरीके से वोटिंग हो रही है पूरे देश में, उससे तो यह ध्रुवीकरण दिनों दिन चौड़ा होता जा रहा है, फैलता जा रहा है, बढ़ता है। उसके बीच में जो दायरा है, यह देश के लिए कितना खतरनाक है? देश के लिए बिल्कुल खतरनाक नहीं है। ये जो सेकुलर माइंडसेट के लोग हैं वो कहते हैं खतरनाक है। आप बताइए, जहां 80% माइनॉरिटी होती है वो अपने इलाके में हिंदुओं को पूजा करने से रोकते हैं, मंदिर में घंटा बजाने से रोकते हैं, तो उसका इम्पैक्ट तो आएगा ना। न्यूटन का थर्ड लॉ है कि जितनी क्रिया होगी उसकी प्रतिक्रिया होगी। तो बस यही सवाल और है विजय उपाध्याय जी, बता दीजिए क्या प्रतिक्रिया होगी? बंगाल में घुसपैठियों को बांग्लादेश भेजा जाएगा? देखिए, ये तो घुसपैठिए कितने हैं, कितने को भेजा जाएगा, ये तो सरकार का मामला है। गृह विभाग इसको देखेगा, उस पर मेरी जानकारी ज्यादा नहीं। लेकिन आप फोन करना जी जी, जैसे तमिलनाडु में विकल्प मिला, लोगों ने वोट कर दिया। अब हम कहें कि ये बहुत प्लानिंग के तहत किया, जनता ने कर दिया, ऐसा नहीं है। जनता वहां की डीएमके की सरकार का जो सिंडिकेट के तहत जिस तरीके से हर चीज पे कब्जा करके, विजय जी, तमिलनाडु में रहा है, हर 5 साल बाद सत्ता परिवर्तन होता है। लग रहा था इस बार नहीं होगा, लेकिन इस बार भी हुआ है। हालांकि सत्ता में टीवी के बात कर रहे हैं 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजों की, जिसमें से 5 में से 3 राज्यों में असम, बंगाल और पुडुचेरी में बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है। केरल में कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही है। कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिल चुका है। कांग्रेस के प्रवक्ता अमृत कुमार सिंह जी मौजूद हैं हमारे साथ। अमृत जी, पहला सवाल आपसे कि केरल में आप सरकार बनाने जा रहे हैं, इसके लिए आपको बधाई। आपकी सरकार बन रही है, इसके लिए किसको श्रेय देंगे? धन्यवाद। निश्चित रूप से जो श्रेय जाएगा हमारे शीर्ष पार्टी नेतृत्व को, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी को, श्री राहुल गांधी जी को, श्रीमती सोनिया गांधी जी को, प्रियंका गांधी जी को, श्री केसी वेणुगोपाल जी, सारे जो हमारे पार्टी के शीर्ष नेता हैं और हमारे संगठन के जो भी नेता हैं, सबके सामूहिक भागीदारी का ही यह प्रतिफल है कि हम केरल में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने की स्थिति में है। और आपसे एक सवाल ये भी पूछना चाहेंगे, बंगाल में बुरी तरह हार हुई, आसाम में बुरी तरीके से हार हुई, पुडुचेरी में भी सफाया के कगार पे हैं, तो इसके लिए किसको श्रेय देंगे? देखिए, बंगाल की जहां तक बात है, आपको शायद देखना चाहिए, पिछली बार भी हम चुनाव जब लड़े थे तो हमारे पास 0 सीट थी। उसके बावजूद भी हम 294 सीट, जो सबसे ज्यादा सीटों पे चुनाव हम लोग इस बार लड़े थे। एक राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक दल होने के नाते हमारे ऊपर यह दायित्व था कि हम एक प्रदेश में एक अच्छे संख्या बल के साथ हम तैयारी के साथ चुनाव लड़े और अपने पार्टी को ग्रामीण स्तर पर नीचे स्तर तक पहुंचाने के लिए, संगठन को विस्तार देने के लिए पश्चिम बंगाल में हमने चुनाव लड़ा था। जहां तक परिणाम की बात है, कुछ सीटों पे अभी भी हमारा अनुमान है कि 2 से 3 सीटों पे हम आ सकते हैं। आपका जो फरक्का का सीट है वहां पे अभी हम लीड पे चल रहे थे, तो ऐसा नहीं है कि 0 पर रहेंगे। अंतिम स्थिति आने तक हमें अनुमान है कि हम कुछ सीटों पे वहां जरूर इस बार हमारा। आप अपने प्रदर्शन से संतुष्ट हैं अमृत जी? प्रदर्शन से संतुष्ट होने की बात नहीं है, लेकिन जहां हम 0 से थे, 0 से हमने प्रारंभ किया था और हमको उससे आगे निकलना था। और सुनी जी हमारे साथ मौजूद है, सुनी जी प्रवक्ता बीजेपी। सुनी जी, आपसे यही सवाल कि आप अपने प्रदर्शन से संतुष्ट हैं, अब आगे की राह कौन? और दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि बंगाल का मुख्यमंत्री कौन? देखिए, दूसरे सवाल का जवाब पहले ले लीजिए। जो संसदीय दल तय करेगा हमारे यहाँ, वो मुख्यमंत्री होगा। ये तो बड़ा सीधा सा सवाल है। रही बात आगे की राह, देखिए अब बंगाल की जनता से किए गए वादे को पूरा करना, वहां के सिंडिकेट को तोड़ना, वहां की तोलाबाजी खत्म करना, तो वहां की जनता में जो भय व्याप्त है, क्योंकि ये चुनाव, अयान जी कह रहे थे ना कि चुनाव आयोग वर्सेज जो है टीएमसी हुआ, नहीं, ये टीएमसी वर्सेज भाजपा नहीं है, टीएमसी वर्सेज चुनाव आयोग नहीं है, ये जनता बनाम ममता का चुनाव था। जनता इस समय भय मुक्त होकर बाहर निकली है और उसने वोट दिया है, क्योंकि वो मन में पनप रहा था कि अगर हम वोट डालने जाएंगे तो फिर टीएमसी के गुंडे हमको आकर चुनाव के बाद हमारे साथ हिंसा करेंगे।
वो भय हम लोगों ने देखा कि निकल चुका है और उसका श्रेय जाता है चुनाव आयोग को। अगर अच्छा फ्री एंड फेयर चुनाव कराना, अब जैसे वो फाल्टा सीट है शायद, वहां पर दोबारा चुनाव हुआ, वहां पर इन लोगों ने किस तरीके से उत्तर प्रदेश के एक आईपीएस को बदनाम करने की कोशिश की। उनके जो उन्होंने जो काम किया, लेकिन चुनाव आयोग ने निसंदेह बेहतर काम किया है। पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई हत्या नहीं हुई है इस चुनाव में। विनय राय जी मौजूद है। विनय राय जी कह रहे हैं कि संसदीय दल चुना जाएगा, औपचारिकता होती है मात्र। शुभेंदु अधिकारी ही बंगाल के मुख्यमंत्री बनेंगे या और भी चेहरे लाइन में हैं? देखिए, वैसे तो भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल उसको नाम चिन्हित करेगी और विधानमंडल दल तय करेगा, लेकिन अभी तक का जो दृष्टिकोण दिख रहा है पार्टी का भी और संगठन के स्तर का भी, उसमें शुभेंदु अधिकारी फ्रंट फेस पर रहेंगे। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जो भी सरकार का गठन होगा उसमें महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ेगी और डिप्टी सीएम जरूर होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की ये पूरी कोशिश है कि लंबे अरसे के बाद उसने बंगाल पर अपना कब्जा जमाया है तो सभी वर्ग को संतुष्ट कर सके, सबकी हिस्सेदारी हो। और इस समय महिला आरक्षण बड़े जोर शोर पर है और बंगाल के अंदर महिलाएं काफी प्रभावशाली रही हैं, वो सेल्फ ओरिएंटेड है। तो हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जरूर कोशिश होगी कि कम से कम महिलाओं को एक उचित भागीदारी मंत्रिमंडल में भी दिया जाए। तो हमें अभी तक तो लगता है शुभेंदु अधिकारी ही एक मात्र अभी चेहरे हैं जो कि चुनाव के दौरान भी प्रोजेक्ट थे और अभी तक वो खास तौर पे बंगाल के चेहरे के तौर पे, पार्टी का स्थानीय चेहरे के तौर पे भी दिखाई दे रहे हैं। एक बड़ा सवाल ये भी है विनय जी कि तमिलनाडु में थलापति विजय, ये तो तय है कि मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन उनकी जो संख्या बल है 2-4-10 का आंकड़ा कम पड़ रहा है। उनके पिताजी ने बोला है कि हम कांग्रेस से समझौता करेंगे। उनके पास भी महज 5 सीटें हैं, उस पर भी वह सत्ता नहीं बना पाएंगे, सत्ता नहीं पा सकते हैं। ऐसे में उनके पिताजी का यह बयान कितना गंभीरता से लेने की जरूरत है? जी, अब जीते हैं विजय जी और पिताजी अभी से फैसला करने लगे तो समझ लीजिए क्या होने वाला है पार्टी का। मेरा तो एक मत है कि जब दृष्टिकोण पार्टी जीत कर आ रही है तो कम से कम ये फैसला विजय जी लें, उनके विधायक चुन कर लें। और हमें लगता है कि विजय जी को जरूर सरकार बनाते समय सोचना पड़ेगा कि बॉर्डर लाइन पे सरकार न बनाए, एक कंफर्टेबल सरकार बनाए जिससे उनको बीच में उलझन का सामना न करना पड़े। क्योंकि आज अगर कटुता करेंगे किसी दल से तो अगर 2-3 महीने बाद कोई नाराजगी गठबंधन दल में हो गई तो फिर उससे कैसे समर्थन मांगेंगे? तो कहीं ऐसा ना हो कि फिर मझधार में गाड़ी फंस जाए उनकी। विनय जी एक इसी से जुड़ा एक सवाल और है कि ये थलापति विजय किससे किसके ज्यादा करीब होंगे, डीएमके के या एआईडीएमके के? देखो, दोनों के खिलाफ लड़के आए हैं और डीएमके के साथ कांग्रेस का गठबंधन था, एआईडीएमके के साथ बीजेपी लड़ रही थी और दोनों खिलाफ उन्होंने कैंपेन किया है। तो निर्दल अगर संख्या ज्यादा, इंडिपेंडेंट अगर ज्यादा जीते होते तो हम कह सकते थे कि इंडिपेंडेंट और विजय मिलकर सरकार बना लेंगे, लेकिन वैसी स्थिति बन नहीं रही है। इस कंडीशन में उनको कंफर्टेबल देखना है कि हमको कैसे मैक्सिमम फायदा मिलेगा। तो अमूमन ऐसी चीजें देखी जाती है, बीजेपी ज्यादा वहां पर कंफर्टेबल नहीं है अभी आज की तारीख में तमिलनाडु में, और एआईएडीएमके में भी कोई ऐसा ओजस्वी लीडर नहीं है। लेकिन करुणानिधि के बाद स्टालिन ने तो काफी तमिलनाडु में राज किया है, अगर उनके साथ गठबंधन करेंगे या सिर्फ कांग्रेस से जाने सत्ता आती नहीं है। तो मुझे लगता है एआईएडीएमके के साथ अगर जाएंगे थ्रू बीजेपी तो ज्यादा उनको फायदा होगा, क्योंकि सेंटर से भी उनको मदद मिलेगी। जो चलिए ठीक है, अयान मुखर्जी जी हमारे साथ जी अयान मजूमदार जी हमारे साथ मौजूद है, टीएमसी प्रवक्ता। अयान जी, आगे टीएमसी की ममता दीदी कलकत्ता में रहेंगी, बंगाल में रहेंगी या राज्यसभा के रास्ते दिल्ली आ सकती हैं, दिल्ली से बागडोर संभालेंगी? जी देखिए, ममता बनर्जी एक फाइटर है। आज का डेट में इंडिया में सबसे सीनियर मोस्ट पॉलिटिशियन कोई है तो उसका नाम है ममता बनर्जी जी। 1984 से ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही है जी। 84 से 2011 तक शी वाज द एमपी। इसके साथ 2 बार रेल मिनिस्टर, वंस उनके एक्सपीरियंस के बारे में कोई कह ही नहीं सकता। 71 साल की उम्र में भी वो बेहद ही तेज और तर्रार नेता है। लेकिन मेरा जो सवाल है कि क्या वो राज्यसभा के रास्ते दिल्ली आएंगी या वहां रह के जमीनी स्तर पे मुकाबला करेंगी बीजेपी से? नहीं, दिल्ली आने के लिए ममता बनर्जी को राज्यसभा का टिकट नहीं चाहिए। शी नोज एवरीबॉडी वेरी वेल। वो बंगाल के स्ट्रीट में ही लड़ेंगे और बंगाल के एज ए स्ट्रीट फाइटर, क्योंकि ममता बनर्जी इज मोर नोन एज अ स्ट्रीट फाइटर देन एन एडमिनिस्ट्रेटर। चलिए, शी विल रिमेन एज अ स्ट्रीट विनय राय जी, इस मुद्दे पे आपकी राय चाहेंगे? जाहिर सी बात है वो दिल्ली नहीं आएंगी, क्योंकि दिल्ली में आकर के
जो नहीं करेंगी उससे बेहतर है कि वहां रह करके कम से कम इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ वो लड़े अब। क्योंकि अगर सत्ता जाते ही अगर आप मैदान छोड़ के भाग जाएंगी तो मुझे नहीं लगता कि अभिषेक बनर्जी उतने अभी पॉपुलर हैं। ठीक है, वो इस समय सेकेंड मैन जरूर है, लेकिन फर्स्ट मैन वहां पर ममता थी। तो मुझे लगता है कि स्टेब्लिश करने के लिए ममता बनर्जी को रहना पड़ेगा। अयान मजूमदार जी ने उनका एक्सपीरियंस गिनाया, और जो यूपी के भी नेता थे अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के, वो भी छोड़ के ऊंचे सदन में चले गए, दिल्ली चले आए। राजनीति भले से वो यूपी की देखते हो, बट उनको जो कंफर्ट लेवल जो है वो दिल्ली में अलग लेवल का है। इसीलिए ये सवाल उठ रहे थे कि क्या ममता जी भी उसी रात पे चलेंगे। उत्तर प्रदेश में उनके जाने के बाद विधानसभा में सपा क्या कर रही है, आप ये भी तो देखिए ना। क्या जिस तेवर से अखिलेश यादव अपने कम संख्या 50 से भी कम थे और जब अपोजिशन में बैठे तो जिस तरीके से लड़ते थे, क्या उसी तरीके से आज की तारीख में माता प्रसाद पांडे जी लीडर पोजीशन बन के लड़ रहे हैं या उनके विधायक लड़ रहे हैं? वो गाइडेंस पे काम चलता है कि अगर अखिलेश जी को बुरा न लग जाए चलो उतना विरोध कर देते हैं। आधे विधायक तो इस तरीके के भी सपा के हैं जो तारीफ करते करते विरोध करते हैं। तो मुझे लगता है कि जब अपोजिशन में है तो अपोजिशन का एक ही सिद्धांत है, नीति सही हो या गलत हो, सरकार के खिलाफ रहो और एग्रेसिव रहो। वो ममता बनर्जी की आदत है। ममता बनर्जी की आदत है। ऐसे नहीं कही जाती है। जी जी, समय की कमी के कारण इस चर्चा को यहीं विराम देना पड़ेगा। आप चारों मेहमान इस खास चर्चा में, आप चारों को बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।